प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराष्ट्र में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने घुसपैठिए से लेकर गरीबों को मुफ्त अनाज जैसी योजनाओं को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों और मध्य वर्ग के लिए फायदेमंद योजनाओं का हमेशा विरोध करती है और गरीबों का अनाज भी छीनकर उन्हें फिर से गरीबी रेखा के नीचे धकेलने के फिराक में है। कांग्रेस ऐसी हर योजना का जो गरीबों के लिए कल्याणकारी हो, जो नागरिकों के लिए सुविधा की हो, जो मध्यम वर्ग को सुख चैन की जिंदगी देने वाली हो, ऐसी हर योजना का कांग्रेस जमकर के विरोध करती है। लेकिन आज कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। आप मुझे बताइए भाई, ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र में रैली की। उन्होंने एक बार फिर से संविधान को बचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने के लिए जी जान लगा देगी। इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। और महाराष्ट्र चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जोरदार चुनावी कैंपेन पक्ष विपक्ष की तरफ से चल रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अभी बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं है। सहयोगी विवेक गुप्ता के साथ इस विस्फोटक इंटरव्यू में आदित्य ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ही पार्टी तोड़ने के सूत्रधार हैं। शिंदे को ईडी का डर दिखाया गया। ये इंटरव्यू देखिए। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों अलायंस में पहला वर्ड महा है। महा सरकार किसकी बन रही है? महाविकास आघाड़ी की, क्योंकि महायुति नहीं, वो महाझूठी है। वो जो करते हैं वो अभी तक जो जिसमें उलझे हुए हैं सिर्फ भ्रष्टाचार। अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में एक भी नई बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं आई है महाराष्ट्र में, ना रोजगार आया है। कुछ दिन पहले मैंने श्रीकांत शिंदे जी का इंटरव्यू किया था, वो भी ओपन चैलेंज कर रहे हैं। बोले कि आदित्य ठाकरे जी आ जाए सामने, मेरा ओपन चैलेंज है, मैं ओपन डिबेट करने को तैयार हूँ और डिफरेंसेस बताएंगे कि अभी की सरकार ने, अभी जो प्रेजेंट सरकार उन्होंने क्या किया और जब उद्धव जी सीएम थे तब मैंने चैलेंज दिया है सीएम को। आज सीएम के पद पे कौन बैठा हुआ है? एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। सरकार चला रहे कौन है, या राजवट चला रहे कौन है? जो इलीगल रेजिम में चला रहे कौन है? एकनाथ शिंदे चला रहे। दादागिरी कौन कर रहा है महाराष्ट्र में? एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। ये आजू बाजू के चेले चपाटे को मुझे ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा चैलेंज कर रहा हूं इलीगल सीएम को। मुझे पता है वो डरपोक है, इसलिए तो भाग गए गुजरात में। सूरत वही भागे थे, गुवाहाटी वही भागे थे। अगर हिम्मत हो तो आए, पूरा डिपार्टमेंट लेके आए, पूरी फौज लेके आए। आप सीएम एकनाथ शिंदे का डिबेट करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हूं। मैंने तो 2 साल से वही तो मांगा है। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि आप भाग के क्यों गए, क्योंकि मुझे कारण पता है। ईडी के डर था इसलिए भाग के गए। गब्बर बने इसलिए गद्दार बने। आप भाजपा के बारे में इतना बोलते हो कि आपकी 25 साल पुरानी पार्टी थी, आपके साथ काम किया, आपके पिताजी के साथ काम किया, आपके दादाजी के साथ काम किया। कभी ऐसा सिनेरियो बनेगा या बनने वाला है, या फिर इन फ्यूचर कभी ऐसा कि ऐसी कोई स्थिति आ जाए जहां पे उद्धव जी फिर आपको ऐसा लगे कि वो युति जो पहले थी वो दोबारा बन सकती है? यादें बहुत है, अच्छी मेमोरीज भी काफी सारी है। लोकसभा 2014 के दरमियान हमने पूरी दिल जान लगा के काम किया मोदी साहब को पीएम करने में। बहुमत की सरकार आई, 282 की सरकार आई, मिशन 272 तो पार हो गए थे। अच्छी है, सरकार बन गई।
हमने ना कभी मिनिस्ट्री मांगी ना कुछ मांगा, जो भी हमें दिया वो हमने ले लिया। ना मैं, ना कभी मेरे पिताजी, ना कभी मेरे दादाजी मिनिस्ट्रीज के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए लॉबी करने वाले लोग हैं। 4 महीनों में बात ऐसी कुछ बनी उनके मन में, भाजपा के मन में, कि उनको लगा कि महाराष्ट्र में भी अभी खुद की सरकार बनेगी। तो क्या किया उन्होंने, 145 जो इक्वल लड़ रहे थे हम, उन्होंने फोन कर दिया और कहा कि हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। हम तब तुलजापुर के मंदिर से बाहर आ रहे थे। खड़से साहब ने फोन किया कि ऊपर वालों ने कहा है कि अब रिश्ता तोड़ दो, सेना के साथ रिश्ता बनना मुमकिन नहीं है। क्यों ऐसे हुआ? अच्छा, ये भी हमने उनको फोन करके वापस कहा था कि खड़से साहब और 1-2 दिन है, कुछ और 1-2 सीट एक्सचेंज करनी है, 1-2 आपको बढ़ानी है, कम करनी है। सीट को लेके इश्यूज हुए? नहीं, सीट को नहीं, उनके मन में घमंड इतना था कि अभी मेरे दादाजी नहीं है, वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे नहीं है, तो शिवसेना को खत्म कर दो। अब ये सोच कितनी गंदी है, देखो। क्यों खत्म करने चाहते हैं? 25 साल नहीं, पुरानी उनके 2-3 बड़े नेता आपके पास भी बोलेंगे, मैं आपको नाम बाद में दूंगा, उनसे उनका इंटरव्यू लीजिए। लेकिन यही हम कहना चाहते कि 25 साल पुरानी जो युति थी, जब उनके कई नेताओं के साथ कोई दूसरा नहीं था, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उनके साथ खड़े रहे थे। जब भाजपा को लगता था कि हम वोट किसी राज्य में काटेंगे, उनके वहां के नेता फोन करते थे और हम उधर चुनाव भी नहीं लड़ते थे। हमने उनको स्पेस पूरी सील कर दी थी, तो भी हमें खत्म करने की कोशिश की। फिर भी अरुण जी ने फोन किया तब कि उधर जी आ जाओ, साथ में जो भी मामला है निपटा देंगे। हमारा कोई मामला ही नहीं था, झगड़ा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं उन्होंने युति क्यों तोड़ी थी। तब भी हम हिंदू थे, अभी भी हम हिंदू है, तो भी युति तोड़ दी थी, हम वापस गए। 19 तक जो भी अन्याय था सहन करते गए, कभी सरकार गिराने की कोशिश भी नहीं की, दूसरों के साथ हाथ मिलाने की भी कोशिश नहीं की। तभी भी हमें लगा था कि मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन 19 में उन्हें जो वादा मेरे दादाजी के रूम में दिया था, जो रूम हमारे लिए मंदिर है, वही वादा उन्होंने तोड़ दिया। वापस 303 की सरकार आई, उन्होंने कुछ बोला कि वादा ही नहीं किया कुछ भी। वापस 3, यही तो झूठी बात है ना। वापस 303 की सरकार आई और वादा तोड़ दिया। अभी एक बार फंसे, दूसरी बार फंसे, तीसरी बार हम फंसने को जाए उनके साथ। प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन के आगे सरकार को आखिर झुकना पड़ा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय ने 2 शिफ्ट 2 परीक्षा का फैसला वापस ले लिया है। अब यूपीपीएससी की परीक्षा 1 दिन 1 शिफ्ट में होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद आज आयोग ने छात्रों की 1 डे 1 शिफ्ट की मांग मान ली है। यूपीपीएससी के बाहर 20,000 से ज्यादा छात्रों का प्रदर्शन पिछले 4 दिन से जारी था। अभी भी छात्र आयोग के बाहर आरओ एआरओ परीक्षा के मामले को लेकर अड़े हुए हैं। और महंगाई के मोर्चे पर लगातार चिंता बढ़ाने वाली खबरें आ रही हैं। रिटेल महंगाई के बाद अब थोक महंगाई भी बढ़ गई है। अक्टूबर थोक महंगाई दर 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है और ये 1.84% से बढ़कर 2.36% हो गई है। अक्टूबर महीने में WPI महंगाई दर में लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे ज़्यादा चिंता खाने पीने की चीज़ों की महंगाई को लेकर है, जो 9.47% से बढ़कर 11.59% हो गई है। वहीं प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई दर अक्टूबर के महीने में 8.09% पर आ गई है और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स WPI 1% से बढ़कर 1.5% हो गई है। बढ़ती महंगाई पर आरबीआई गवर्नर का बयान आया है। हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 के ग्लोबल लीडरशिप समिट में उन्होंने उम्मीद जताई है कि महंगाई जल्द काबू में आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इकोनॉमी की हालत मजबूत है। Today, India's economic growth remains resilient. Inflation is expected to moderate despite periodic humps, and the external sector is robust. Without being complacent, let me end by saying that the Indian economy has sailed well and sailed very well through the prolonged period of turbulence, and it exhibits resilience in the face of constantly emerging new challenges. इधर इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दरों में कटौती की वकालत की है। CNBC TV 18 के ग्लोबल लीडरशिप समिट में उन्होंने कहा कि ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए दरों में कटौती जरूरी है और खाने पीने की महंगाई को देखकर दरें न घटाने का फैसला सही नहीं होगा। I certainly believe they should cut interest rates. Growth needs a further impetus. We are the fastest growing economy in the world. We can do even better. And frankly, the largest component of inflation is food inflation. I think it's an absolutely flawed theory that food inflation should be considered while deciding on the interest rate structure.
Food inflation has nothing whatsoever to do with managing inflation. That's a demand-supply situation. अब बात करते हैं आज के बाजार की। 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में कंसोलिडेशन रहा। सेंसेक्स निफ्टी ने फ्लैट क्लोजिंग ली। सेंसेक्स 111 पॉइंट गिरा, निफ्टी 26 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ी बढ़त जरूर ले चुके। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। बताएं कंचन, कहां सबसे ज्यादा एक्शन रहा? अगर निफ्टी की गेनर की बात करी जाए तो आयशर मोटर का सबसे पहले नाम आता है। इसने अच्छी खासी एक उछाल दिखाया है। साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी लाइफ और कोटक महिंद्रा बैंक 1.25% की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। लेकिन लूजिंग पॉकेट में सबसे पहला नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। एफएमसीजी में आज थोड़ा सा हमें पुल डाउन देखने को मिला था। ब्रिटानिया 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। द सेम टाइम टाटा कंज्यूमर में भी 3% की गिरावट रही है और बीपीसीएल भी एक ऐसा काउंटर रहा है जहां पे हमें 3% की एक पिटाई देखने को मिली है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। पीबी फिनटेक 5% की बढ़त, सुजलॉन एनर्जी करीब 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। अपोलो टायर्स में 4% की एक तेजी देखने को मिली और साथ ही साथ इंडियन होटल्स में भी 4% का एक अपसाइड मोमेंटम देखा गया। लूजिंग पॉकेट में टोरेंट पार्म की बात करी जाए तो 5% गिरता हुआ बंद हुआ। पीआई इंडस्ट्री 5.25%, फीनिक्स मिल्स में 3.5% और साथ ही साथ आईजीएल में भी करीब 3.5% की एक गिरावट देखने को मिली। और बाजार में कब थमेगा गिरावट का दौर, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। रिकॉर्ड तेजी के बाद अब सोना चांदी की कीमतें भी गिरने लगी हैं। वायदा बाजार में सोना चांदी के भाव 2 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। एमसीएक्स पर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा गिर चुका है। चांदी भी रिकॉर्ड हाई से करीब 13,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज कर चुकी है। बताया जा रहा है कि डॉलर 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। इससे सोने चांदी में भारी गिरावट आई है। दिल्ली में आज से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज हुआ है। ट्रेड फेयर में सबसे ज्यादा भीड़ जहां जुटती है वो है इंटरनेशनल पवेलियन, जहां इस बार 11 देशों के स्टॉल लगे हुए हैं। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने हॉल नंबर 6 में चल रहे इंटरनेशनल पवेलियन का जायजा लिया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां पर इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है और हॉल नंबर 6 में यहां पर तमाम देशों के खासतौर से विदेशी स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें रशिया, किर्गिस्तान, थाईलैंड, तुर्की जैसे स्टॉल्स हैं। और खासतौर से जो लोगों की जो पहला दिन है वो अट्रैक्शन यहां पर खासतौर से दिख रहा है। अगर देखें हम थाईलैंड में तो यहां पर पर्ल्स को लेकर यहां पर तमाम जो ज्वेलरी के डिजाइन डिस्प्ले किए हुए हैं और काफी सारे अट्रैक्टिव डिजाइन्स भी हैं। मैं यहाँ देखने काफी आपको अच्छा लग रहा होगा। ये इंडिया में ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता आपको? अब तो काफी दिखने लगा है, लेकिन ये कुछ और ही ज्यादा एक्स्ट्रा अच्छा। पहले दिन आप पहुंचे यहाँ पर? बिल्कुल, इसी वजह से पहुंचे कि शुरू में ही पता पड़ जाए क्या नया आया हुआ है। क्या नया है? या व्हाट्स योर रिस्पांस अबाउट द लास्ट ईयर? यू हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड हियर, ना? Yes, we receive great response. We come here every year, and it's always the same response. We always have customers that are always returning back because we have a lot of great quality jewelries that are very long lasting. ग्राहक हैं, उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था, जाहिर सी बात है इसी वजह से दोबारा भी स्टॉल पे लौटे हैं। और हम चलते हैं इस वक्त तुर्की के एक स्टॉल पर, जहां पर आप देख सकते हैं खास तौर से यहाँ पर जो टेराकोटा और ग्लास वर्क किया हुआ काफी हर आइटम है। खासतौर से ये खासियत है अगर हम बात करें तो इस्तांबुल की। और हमारे साथ ओलस भी यहाँ पर मौजूद है। ओलस, हाउ आर यू? So, welcome in the International Trade Fair in the... Thank you, sir. Thank you. Welcome to my store. Yeah. So, what is the specialty here of the Istanbul and Turkey? What is your displaying here? It's handicraft items. Yes. So what is the range? What you see there for all is for hand painted. Okay. We are there for ceramic hand painted, for glasses for hand cut, hand making. Okay. Which is very special for Turkey products. और भी देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे यहाँ पर जो रिंग्स और तरह तरह की चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। और ये भी खासतौर से तुर्की इस्तांबुल की स्पेशलिटीज हैं, वो काफी बेहतरीन मिल रहा है। और अब हम बढ़ते हैं इधर, देखिए अफगानिस्तान के जो खासतौर से जो खासियत है सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स,
उसको लेकर दर्शक, यहाँ पर जो दर्शक और विजिटर्स हैं वो कितने एक्साइटेड आप देख सकते हैं। तरह तरह के रंग बिरंगे बेहतरीन स्वादिष्ट डिलीशियस यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेवे, ड्राई फ्रूट्स यहाँ देख सकते हैं। बहुत सारे मेवे के तो नाम भी हम लोगों को पता नहीं होंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितना उत्साह जो यहाँ के सेलर्स में है उतना ही उत्साह जो बायर्स हैं बार बार हर साल लौट कर आते हैं। और खासतौर से जो ये फॉरेन पवेलियंस है, जो विदेशी पवेलियंस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लगे हुए हैं, यहाँ पर लोग बार बार आते हैं और यहाँ की चीजों को पसंद करते हैं। लिहाजा जो यहाँ पर जो विदेशी सेलर्स भी हैं वो भी इस चीज को लेकर काफी एक तरह से गर्मजोशी दिखाते हैं। और ये यहाँ पर जो प्रगति मैदान के अंदर जो हॉल नंबर 6 है, जो यहाँ खासतौर से बहुत सारे देशों के स्टॉल्स लगे हैं, वहां पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल राजस्थान में उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान माहौल गर्म हो गया था। हुआ यूं कि टोंक जिले की देवली उनियारा सीट के निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद आज मामले पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने नरेश मीणा के गांव घुसकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक काफी भड़क गए, हाईवे को ब्लॉक करके जमकर पत्थरबाजी की और कई जगहों पर आगजनी भी की। इसके बाद पुलिस ने बिगड़ते हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और समर्थकों को खदेड़ने में सफल रही। जहां एक तरफ उबर इंडिया ड्राइवर्स के लिए कदम उठा रही है, वहीं कस्टमर्स की शिकायतों का क्या? लोगों के लिए अपनी शिकायत करने का अभी कोई खास विकल्प नहीं है। हाल में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी उबर सहित सभी कैब एग्रीगेटर्स पर सवाल खड़े किए हैं। ग्राहकों की समस्याओं पर उबर इंडिया हेड का क्या कहना है? कस्टमर का फीडबैक उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है? आप भी देखिए। एक सवाल आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी तरफ से होता है कि जब वो कोई ग्रीवांस लेके जाते हैं आपके ऐप पे, तो अधिकतर प्री रिटर्न जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वही होते हैं। उनको अगर खुद से कुछ लिखना हो या खुद से बात करनी हो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। साथ ही कोई ग्रीवांस ऑफिसर का अगर हमें नाम खोजना हो तो बहुत मुश्किल है, ऐप पे हम कहाँ खोजें उसको। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? क्योंकि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी हाल में ही कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इसको लेकर। देखिए, कस्टमर फीडबैक इज द top of mind priority for us. We have doing lot of industry leading work. Whether आप ऐप के थ्रू सपोर्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप ग्रीवेंस ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई सेफ्टी इशू है तो आपको सेफ्टी हेल्पलाइन अवेलेबल है। हम प्राइड लेते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ जैसे 3-4 आपने सेफ्टी को लेकर ऑप्शंस दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन हो तो मैं कहाँ जाऊँ इसमें? इसके अलावा आपको हेल्प मेन्यू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, इंक्लूडिंग आपको कॉलिंग अस का ऑप्शन भी है। ये एक इंडस्ट्री लीडिंग फीचर्स हैं। हम रिकॉग्नाइज करते हैं सेफ्टी इज टॉप ऑफ माइंड एंड आपको बस ऑप्शन रहनी चाहिए सो दैट यू कैन कॉल, गेट हेल्प राइट आफ्टर द ट्रिप एंड आर एबल टू टॉक टू द राइटली ट्रेन्ड एजेंट। बट अगर मुझे किसी ग्रीवेंस ऑफिसर से बात करनी हो तो कहाँ जाएं? आप हमें रीच आउट कर सकते हैं ऐप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, और अगर सेफ्टी इंसिडेंट है तो ये सेफ्टी लाइन के थ्रू। और we are confident and we have industry leading metrics on the number of complaints which are closed in time within an acceptable period and feedback is provided. अक्सर होता है कि टनल और अंडरपास से गुजरते हुए कॉल ड्रॉप हो जाते हैं, मगर जल्दी ही आपको इससे राहत मिल सकती है। सरकार बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए योजना बना रही है। खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। हेलो हेलो जी कैसे हैं? हेलो जी कैसे हैं आप? जी नहीं, बस मैं आपकी वही कल की अवेलेबिलिटी आपके लिए मैं चेक करना चाह रहा था। हेलो हेलो हेलो, कॉल फिर ड्रॉप हो गई। प्रगति मैदान के इस अंडरपास में मैं जितनी बार जाता हूँ कॉल ड्रॉप होना तय है। काफी समय से इतनी कोशिशों के बाद भी अब तक यहाँ पे नेटवर्क की समस्या सॉल्व नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही इसका समाधान हो सकता है। प्रगति मैदान के अंडरपास का ये टनल हो या मुंबई के मरीन ड्राइव को जोड़ता हुआ टनल या फिर हिली एरियाज के कई सारे टनल्स, इन सभी जगहों पे कनेक्टिविटी की समस्या काफ़ी ज़्यादा आम है। लेकिन अब सरकार इसको सॉल्व करने की कोशिश शुरू कर चुकी है और देश के उन तमाम टनल्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है
जहां नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि अगर इस तरह के किसी टनल में किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है या कोई दुर्घटना होती है या कोई और घटना होती है तो ऐसे में नेटवर्क का होना, इंटरनेट का होना, मोबाइल कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि सही समय पर रेस्क्यू किया जा सके। और इसलिए अब इसकी पहचान जो है वो शुरू की जा चुकी है। खासतौर पर हिली एरियाज में 40 से ज़्यादा जो है मोबाइल टावर लगाए जाएंगे ताकि इस तरह के टनल्स में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। साथ ही इस तरह प्रगति मैदान में भी काम शुरू हो चुका है। अगले 2 से 3 महीने में हम इसका असर देखने को मिलेगा। हमें मोबाइल नेटवर्क बूस्टर्स लगाए जाएंगे ताकि चाहे आप टनल के अंदर कहीं भी हो, नेटवर्क बिल्कुल ना जाए। थोड़ा समय लग सकता है, 2 से 3 महीने का समय लग सकता है, लेकिन दूरसंचार मंत्रालय ने इसकी कोशिशें शुरू कर दी हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी को यह सम्मान कोविड-19 की महामारी के दौरान डोमिनिका की सहायता करने को लेकर दिया जा रहा है। पीएम मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान वहां की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन 19 से 21 नवंबर तक गयाना के जॉर्ज टाउन में होने वाले भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान देंगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट, जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।